क्या केवल दहेज की वजह से किसी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या एक छोटी सी सामाजिक बुराई किसी को सम्मानित जीवन से उठाकर अंधेरे में धकेल सकती है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इन्हीं सवालों का बेहद मार्मिक जवाब देता है। आज शुरू करते हैं इस कालजयी उपन्यास की कहानी। कहानी का केंद्र है सुमन, जो एक सुंदर, शिक्षित, संस्कारी और आत्मसम्मानी युवती है। उसका पालन पोषण एक सम्मानित परिवार में हुआ है। उसके पिता कृष्णचंद्र एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं। वे सिद्धांतों वाले इंसान हैं और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हैं। परिवार में सुख शांति है और सुमन का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। जैसे जैसे सुमन विवाह योग्य होती है, उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समाज की सबसे बड़ी बुराई दहेज प्रथा का सामना करना पड़ता है। जहां भी रिश्ता लेकर जाते हैं, लड़के वाले भारी दहेज की मांग करते हैं। कृष्णचंद्र अपनी ईमानदार कमाई से इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं सकते। अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता उन्हें भीतर से तोड़ने लगती है। समाज का दबाव, लोगों की बातें और बेटी की शादी की चिंता उन्हें एक ऐसे रास्ते की ओर धकेल देती है जिस पर चलने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार परिस्थितियों के आगे हारकर कृष्णचंद्र रिश्वत लेने का निर्णय कर बैठते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। रिश्वत लेते हुए वे पकड़े जाते हैं। उन पर मुकदमा चलता है और उनकी प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। जो व्यक्ति जीवन भर ईमानदारी का उदाहरण था, वही अब समाज की नजरों में अपराधी बन जाता है। इस घटना का सबसे गहरा असर सुमन पर पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाती है। अब पहले से भी अच्छे रिश्ते मिलना बंद हो जाते हैं। जो लोग कभी सम्मान देते थे, वही अब दूरी बनाने लगते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जल्दबाजी में सुमन का विवाह गजाधर से कर दिया जाता है। गजाधर उम्र में सुमन से काफी बड़ा है। उसका स्वभाव कठोर, संकीर्ण और संदेह से भरा हुआ है। यह विवाह समान विचारों या प्रेम पर नहीं, बल्कि मजबूरी पर आधारित है। सुमन अपने नए जीवन की शुरुआत पूरे मन से करना चाहती है। वह सोचती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह एक आदर्श पत्नी बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होने लगता है कि केवल त्याग और समर्पण से हर रिश्ता नहीं चलता। गजाधर न तो उसकी भावनाओं को समझता है और न ही उसे वह सम्मान देता है जिसकी हर पत्नी हकदार होती है। छोटी छोटी बातों पर ताने, शक और कठोर व्यवहार सुमन के जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। जिस लड़की ने अपने मायके में प्यार और सम्मान पाया था, वही अब अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगती है। यहीं से सुमन के जीवन का वह संघर्ष शुरू होता है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे गजाधर का व्यवहार और समाज की कठोर सोच सुमन को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपको ऐसी ही क्लासिक हिंदी साहित्य की कहानियां पसंद हैं, तो रीडिंग रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में मिलते हैं। कभी कभी इंसान घर छोड़ता नहीं, बल्कि हालात उसे घर से निकाल देते हैं। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, वही घर अब उसके लिए कैद बन चुका है। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमन का विवाह मजबूरी में गजाधर से कर दिया गया। सुमन ने पूरी ईमानदारी से अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की कोशिश की, लेकिन गजाधर का स्वभाव दिन ब दिन कठोर होता गया। गजाधर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था। वह छोटी छोटी बातों पर शक करता, उसकी इच्छाओं और भावनाओं को महत्व नहीं देता और हमेशा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता। घर का वातावरण ऐसा हो गया कि सुमन खुलकर सांस भी नहीं ले पाती थी। एक ओर सुमन सम्मान और प्रेम चाहती थी, दूसरी ओर उसे केवल ताने, अपमान और संदेह मिलते थे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। वह केवल एक ऐसी स्त्री बनकर रह गई है जिससे हर समय त्याग और चुप्पी की उम्मीद की जाती है। इसी बीच एक दिन सुमन एक सामाजिक कार्यक्रम में जाती है। वहां वह देखती है कि जिन महिलाओं को समाज चरित्रहीन कहकर तिरस्कृत करता है, वही अमीर और प्रभावशाली लोगों से सम्मान पा रही हैं। दूसरी ओर एक ईमानदार और विवाहित स्त्री होकर भी उसे अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता। यह दृश्य उसके मन में गहरा प्रश्न पैदा करता है। क्या इस समाज में सम्मान का आधार चरित्र है या धन और दिखावा? समय बीतता है और गजाधर का व्यवहार और अधिक कठोर हो जाता है।
एक दिन वह बिना किसी ठोस कारण के सुमन पर गंभीर आरोप लगा देता है। क्रोध में वह उसे घर से निकल जाने के लिए कह देता है। उस क्षण सुमन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपमान सहकर उसी घर में रहना, या फिर अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। भारी मन और टूटे हुए विश्वास के साथ वह घर छोड़ देती है। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद उसे एहसास होता है कि एक अकेली स्त्री के लिए समाज कितना निर्दयी है। जिन लोगों से उसे सहारे की उम्मीद थी, वही उससे दूरी बनाने लगते हैं। रिश्तेदार भी उसे अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें समाज की बदनामी का डर है। भूख, असुरक्षा और अकेलेपन के बीच सुमन हर दिन संघर्ष करती है। उसके पास न रहने का ठिकाना है, न कमाने का कोई साधन। उसकी शिक्षा और संस्कार भी इस कठिन समय में उसकी मदद नहीं कर पा रहे। इन्हीं परिस्थितियों में उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। धीरे धीरे हालात उसे उस दुनिया की ओर धकेलने लगते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। सुमन बहुत संघर्ष करती है, लेकिन लगातार अपमान, गरीबी और समाज की बेरुखी उसे अंदर से तोड़ देती है। आखिरकार वह एक ऐसा निर्णय लेने की कगार पर पहुंच जाती है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यहीं पर इस भाग का अंत होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे परिस्थितियों के आगे हारकर सुमन तवायफों की दुनिया में प्रवेश करती है। वहां उसे धन, प्रसिद्धि और सम्मान तो मिलता है, लेकिन क्या उसे मन की शांति भी मिल पाएगी? यही जानेंगे सेवा सदन भाग 3 में। अगर आपको हिंदी साहित्य की ऐसी गहराई से सुनाई गई कहानियां पसंद हैं, तो रीडिंग रूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या धन, शोहरत और ऐशो आराम सचमुच इंसान को खुश कर सकते हैं? या फिर आत्मसम्मान और मन की शांति के बिना हर वैभव अधूरा होता है? सुमन अब अपनी जिंदगी के उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बाहर से सब कुछ चमकता है, लेकिन भीतर गहरा अंधेरा है। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमन अपने पति गजधर का घर छोड़ चुकी थी। समाज ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता चला गया और अंततः परिस्थितियों ने उसे उस दुनिया की ओर धकेल दिया जहां जाने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मजबूरी के आगे झुककर सुमन तवायफों की दुनिया में कदम रखती है। शुरुआत में उसे बहुत संकोच होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी सारी मर्यादा खो दी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता, मधुर व्यवहार और बुद्धिमत्ता उसे इस दुनिया में प्रसिद्ध बना देते हैं। अमीर व्यापारी, बड़े अधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग उसके दरवाजे पर आने लगते हैं। विडंबना देखिए, जो समाज पहले उसे एक सम्मानित पत्नी होकर भी सम्मान नहीं देता था, वही समाज अब उसके सामने सिर झुकाने लगता है। सुमन यह देखकर भीतर तक हिल जाती है। उसे समझ आने लगता है कि समाज अक्सर चरित्र से अधिक धन और बाहरी चमक को महत्व देता है। जिन लोगों ने कभी उसे अपनाने से इनकार किया था, वही अब उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन यह सम्मान केवल दिखावा था। रात की महफिलें खत्म होने के बाद जब सुमन अकेली होती, तो उसका मन बेचैन हो उठता। उसे अपना पुराना जीवन याद आता। उसे एहसास होता कि उसके पास धन है, गहने हैं, आलीशान घर है, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं है। धीरे धीरे उसके भीतर पश्चाताप जन्म लेने लगता है। वह सोचती है कि अगर समाज ने एक मजबूर स्त्री को सहारा दिया होता, तो शायद उसे इस रास्ते पर कभी नहीं आना पड़ता। इसी दौरान शहर में समाज सुधार की बातें तेज होने लगती हैं। कुछ जागरूक लोग यह सोचने लगते हैं कि केवल वेश्याओं को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें सम्मानजनक जीवन का अवसर भी मिलना चाहिए। इन चर्चाओं का सुमन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद उसका जीवन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। शायद वह फिर से सम्मान के साथ जी सकती है। वह अपने अतीत पर गंभीरता से विचार करती है। उसे समझ आता है कि धन और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। यही सोच उसके भीतर एक नए जीवन की इच्छा जगाती है। वह निर्णय लेती है कि अब वह इस जीवन को छोड़कर समाज के लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे दूसरी महिलाओं को उसकी जैसी पीड़ा न सहनी पड़े। यहीं से सुमन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए जीना चाहती है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। यहीं पर इस भाग का समापन होता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे सुमन सेवा सदन से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा देती है, समाज सेवा का मार्ग अपनाती है और प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से
समाज को कौन सा गहरा संदेश देते हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो रीडिंग रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अंतिम भाग में। क्या एक इंसान जिसने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हों फिर से सम्मान पा सकता है? क्या समाज कभी उसे दूसरा मौका देता है? आज जानते हैं सुमन की कहानी का भावुक अंत और प्रेमचंद का वह संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमान को धन और प्रसिद्धि तो मिल गई थी, लेकिन मन की शांति नहीं। उसे एहसास हो चुका था कि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। इसी आत्मबोध के साथ वह अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लेती है। उसी समय शहर में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है सेवा सदन। इस संस्था का उद्देश्य उन महिलाओं को नया जीवन देना है जो समाज की उपेक्षा और कठिन परिस्थितियों का शिकार हुई हैं। सुमन इस संस्था से जुड़ जाती है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। जो स्त्री कभी अपनी मजबूरियों की वजह से टूट गई थी, वही अब दूसरी महिलाओं को टूटने से बचाने का प्रयास करती है। वह उन्हें शिक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देती है। समाज के कई लोग उसके इस परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग उसके अतीत को याद करके उसका मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन सुमन अब बदल चुकी है। वह जानती है कि सच्चा परिवर्तन दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। दूसरी ओर गजधर भी अपने पुराने व्यवहार पर विचार करता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी कठोरता, संदेह और अहंकार ने ही उसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो रिश्ता विश्वास से टूट जाए, उसे केवल पछतावे से नहीं जोड़ा जा सकता। यही प्रेमचंद पाठक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रखते हैं। क्या केवल स्त्री ही हर गलती की जिम्मेदार होती है, या समाज और पुरुषों की सोच भी उसके दुखों के लिए उतनी ही जिम्मेदार है? उपन्यास का अंत किसी परिकथा की तरह नहीं होता, जहां सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बल्कि प्रेमचंद यथार्थ दिखाते हैं। सुमन को अपने अतीत का बोझ हमेशा ढोना पड़ता है, लेकिन अब वह उस बोझ के साथ भी सम्मानपूर्वक जीना सीख चुकी होती है। सेवा सदन केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है। यह दहेज प्रथा, असमान विवाह, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, पाखंड और नैतिकता के दोहरे मापदंडों पर गहरा प्रहार करता है। प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि यदि समाज महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और अवसर देगा तो वे स्वयं अपना भविष्य बदल सकती हैं। लेकिन यदि उन्हें केवल दोष और तिरस्कार मिलेगा तो उसके दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण सेवा सदन आज भी हिंदी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास माना जाता है। इसकी कहानी भले 100 वर्ष पुरानी हो, लेकिन इसके प्रश्न आज भी हमारे समाज के सामने खड़े हैं। यही थी मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास सेवा सदन की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही क्लासिक हिंदी साहित्य की सरल और रोचक व्याख्या पसंद आती है तो रीडिंग रूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महान रचना के साथ। धन्यवाद।